is Dr. Shweta and welcome to the world of study with Shweta। आज के इस वीडियो में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के सारे टर्म्स को डिस्कस किया गया है। इस एक वीडियो से आपको पूरी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So this is an overview of all the accounting terminology which we have discussed in this video, and these are proprietor, posting, account, books of accounts, assets, liabilities, capital, drawings, goods, stock, debtors, creditors, entry, discount, voucher, transaction, expenditure, revenue, income, expenses, insolvent, bad debts recovered, and balance sheet. So the first term is proprietor, Swami. Proprietor is the person who invests money in business, operates the business, bears the risk related with the business, who is the owner of the net assets of the business, bears the losses if any, have rights on profit is called proprietor. वह व्यक्ति जो व्यवसाय में पूंजी विनियोग करता है, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, व्यवसाय को चलाता है, बिजनेस को ऑपरेट करता है, उसको मैनेज करता है, उसको अरेंज करता है, व्यवसाय से संबंधित जोखिम वहन करता है, रिस्क बियर करता है तथा व्यवसाय के लाभ हानि इसे ही मिलते हैं। अगर कोई लॉस हुए हैं तो उनको भी प्रोप्राइटर को ही बियर करना होते हैं, और अगर प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट भी पूरा प्रोप्राइटर का ही होता है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोप्राइटर्स। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटर मीन्स एकल स्वामित्व। सेकेंड, पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। एंड थर्ड इज शेयर होल्डर्स मीन्स अंशधारी। सोल प्रोप्राइटर मीन्स एक अकेला व्यक्ति जो बिजनेस को स्टैब्लिश करता है, बिजनेस को हैंडल करता है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, रिस्क और लॉस को बियर करता है, एंड प्रॉफिट्स पे भी उसका अकेले का अधिकार होता है। पार्टनरशिप मीन्स 2 or more persons manage and operates a business and share its profits। 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस को हैंडल करते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करते हैं, एंड प्रॉफिट में उनका शेयर होता है। एंड द थर्ड इज शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। किसी कंपनी के शेयर के ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स। सो द नेक्स्ट टर्म इज एंट्री, प्रविष्टि। Accounting of business transactions in journal or ledger is called entry। व्यावसायिक लेन देनों का जर्नल या लेजर में लेखा करना प्रविष्टि कहलाता है। मीन्स बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करना, दैट इज कॉल्ड एंट्री। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी एंटर इन एनी बुक ऑफ अकाउंट, और उन बुक्स में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना एंट्री कहलाता है। एंड नेक्स्ट टर्म इज पोस्टिंग। पोस्टिंग मीन्स खतियाना। अकाउंटिंग इन अ लेजर फ्रॉम अ जर्नल और सब्सिडरी बुक्स इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल या सहायक बहियों से खाता बही में लेखा करना खतियाना कहलाता है। जर्नल में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने किए हैं उन सारे अकाउंट्स को लेजर में पोस्ट करना, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। पोस्टिंग का मेन पर्पस होता है सारे अकाउंट्स को सेपरेट करके उनको क्लासीफाई कर देना, क्योंकि जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ लिखे होते हैं और लेजर में एक जैसे ट्रांजेक्शन एक साथ आ जाते हैं। मीन्स वो सारे अकाउंट्स क्लासीफाई हो जाते हैं। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ पोस्टिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट। अब आपको सुनकर तो ऐसा लग रहा होगा कि अकाउंट तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसको तो कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट तक सोचिए कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एन अकाउंट, तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसका मीनिंग देख लेते हैं। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड्स अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स। खाता एक सूची होती है जिसमें किसी निश्चित स्थान पर सभी लेन देनों का लेखा किया जाता है। इसमें लेन देनों की राशि एवं उनका प्रभाव भी सम्मिलित किया जाता है। तो अकाउंट मीन्स एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहां पर एक जैसे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ लिखा जाता है। तो जो आउटपुट होता है उसको हम बोलते हैं अकाउंट। इसमें अमाउंट भी इंक्लूड होती है और उस अमाउंट को लिखने पे उसका क्या इफेक्ट आता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है।
किसी भी अकाउंट की टू साइड्स होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। दोनों साइड में अमाउंट लिखी जाती है, अमाउंट को टोटल किया जाता है, टोटल करने के बाद उसका बैलेंस निकाला जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका प्रभाव भी सम्मिलित किया जाता है, उसके इफेक्ट को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट। एक पर्टिकुलर हेड के अंदर एक जैसे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर लिखना, उनकी अमाउंट को लिखना और उनके इफेक्ट्स को देखना, दैट इज अकाउंट। ओके, अकाउंट टी शेप का होता है, जो इसका एक फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, उसका टी शेप होता है जो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। दोनों पार्ट्स में कुछ कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट साइड के लिए होता है, एक क्रेडिट साइड के लिए होता है। नाउ व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट, इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन करूंगी। डेबिट का मतलब DEBIT एंड क्रेडिट CREDIT। तो आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट मतलब CR लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब ठीक है, क्रेडिट को तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CR, डेबिट को आपने DR क्यों लिखा है? DR का फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकॉर्ड एंड CR का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। ओके, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो टी शेप का अकाउंट है, बेसिकली इस अकाउंट को पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसमें कॉलम्स बना दिए जाते हैं। ये देखिए, इसमें कॉलम्स बना दिए जाते हैं, 4 कॉलम्स लेफ्ट साइड में एंड 4 कॉलम्स राइट साइड में। सो दीज आर द कॉलम्स ऑफ अकाउंट। अब फाइनली इस अकाउंट को हम कैसे देखेंगे? 4 कॉलम्स डेबिट साइड में, 4 कॉलम्स क्रेडिट साइड में। सबसे ऊपर आ जाता है नेम ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट आप बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। मान लीजिए आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो नेम ऑफ अकाउंट की जगह आ जाएगा कैश अकाउंट। देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, फर्स्ट डेट। नेक्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स वाला, जिस अकाउंट को आप यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं उस अकाउंट का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, मान लीजिए आप फर्नीचर अकाउंट को पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट कॉलम है JF। JF का फुल फॉर्म होता है जर्नल फोलियो। JF का मतलब ये जो अकाउंट आपने यहाँ पर नाम लिखा है अकाउंट का पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, वो अकाउंट की एंट्री जर्नल में आपने जिस पेज पे की है वो पेज नंबर आप लिखते हैं जर्नल फोलियो में। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम या एग्जाम में आंसर करते टाइम जर्नल फोलियो में कुछ नहीं लिखना होता। जब अकाउंटेंट प्रैक्टिकली अकाउंट्स बनाते हैं तब जर्नल फोलियो में जर्नल का वो पेज नंबर आता है जहां पर वो एंट्री की हुई होती है जिसको आप यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम इज अमाउंट। जिस अकाउंट का नाम आपने पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखा है वो अकाउंट जिस अमाउंट से रिलेटेड है वो पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर आती है। ठीक है, कई बार एंट्रीज में 2 या 3 अकाउंट एक साथ आते हैं तो यहाँ पर वो अमाउंट आती है जो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आपने एज ए अकाउंट लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट साइड भी एज इट इज बनती है, वही 4 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। डिपेंड करता है कि कौन से अकाउंट को आपको डेबिट साइड में लिखना है, कौन से अकाउंट को आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। जब सारी एंट्रीज पोस्ट हो जाती है उसके बाद अमाउंट वाले कॉलम को टोटल किया जाता है दोनों साइड एंड देन उसका बैलेंस निकाला जाता है और ये बैलेंस ट्रांसफर होता है ट्रायल बैलेंस में। ओके, और नेक्स्ट टर्म इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखे की पुस्तकें। द बुक्स इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड आर कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाइक जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स एटसेट्रा। ऐसी पुस्तकें जिनमें व्यावसायिक लेन देनों को लिखा जाए लेखे की पुस्तकें कहलाती हैं, जैसे रोजनामचा, खाता बही, रोकड़ बही, सहायक पुस्तकें आदि। जब भी बिजनेस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो परचेज बुक, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल का कोई ट्रांजैक्शन है तो उन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। एंड अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो किसी भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं लिखा जा सकता उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। सो दीज ऑल बुक्स आर कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द नेक्स्ट टर्म इज एसेट। नाउ व्हाट इज एसेट्स? वो सारी वैल्यूएबल थिंग्स जिन पर बिजनेस की ओनरशिप या कंट्रोल होता है और जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं उनको एसेट्स कहा जाता है।
हर एक बिजनेस की एसेट्स उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बेकरी है तो बेकिंग अवन उस बिजनेस की एसेट्स होंगी, और अगर कोई बुटीक है तो स्विंग मशीन्स उस बिजनेस की एसेट्स होंगी। मीन्स एसेट्स बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करती है कि जिस तरह का बिजनेस होगा एसेट्स उसी के अकॉर्डिंग होगी। एसेट्स वो हैं जिन्हें बिजनेस में रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाता, प्रॉफिट अर्न करने के लिए खरीदा जाता है। सो दीज आर द एसेट्स। द फर्स्ट एसेट ऑफ एनी बिजनेस इज कैश। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें उसमें कैश की जरूरत हमेशा होती है। मशीनरी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें मशीनरी की जरूरत होती है। डिपेंड करता है बिजनेस की साइज के ऊपर। छोटा बिजनेस है तो छोटी मशीनरी जरूरी होंगी, बड़ा बिजनेस है तो बड़ी मशीनरी जरूरी होंगी। नेक्स्ट, बिल्डिंग। बिजनेस के पूरे सेटअप के लिए बिल्डिंग रिक्वायर्ड होती है। वेयर हाउस यूज किए जाते हैं स्टॉक को स्टोर करने के लिए। व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स जरूरी होते हैं। सामान को इधर से उधर लेकर जाना, डिलीवरी करना, तो उसके लिए व्हीकल्स जरूरी होते हैं। फर्नीचर, अगर कोई रेस्टोरेंट टाइप का बिजनेस है, ऑफिस है, कैफे है, तो उसमें फर्नीचर उस बिजनेस की एसेट्स होती हैं। ओके, सो दीज ऑल टाइप ऑफ एसेट्स आर हियर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड, an asset is anything that is owned by a business and with the help of which the work of the business is carried on. एडवर्ड के अनुसार संपत्ति वह सब कुछ होता है जिस पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, मतलब बिजनेस ने उसके ऊपर अपनी ओनरशिप रखी हुई है, बिजनेस का पूरा कंट्रोल है उन सारी चीजों के ऊपर, और जिसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स जितने भी बिजनेस वर्क हैं, बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उनको कंप्लीट किया जाता है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। बिजनेस में बहुत सारे टाइप्स की एसेट्स होती हैं, जिनमें से फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियां। ये वो एसेट्स हैं जिनको बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से लॉन्ग टर्म यूज के लिए, मीन्स मोर देन 1 ईयर के लिए परचेज किया जाता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स, व्हीकल्स एटसेट्रा। ये वो एसेट्स होती है जिनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स या फ्लोटिंग एसेट्स। इनको अस्थायी संपत्ति या चल संपत्ति या चालू संपत्ति भी कहा जाता है। इन एसेट्स को यूजुअली 1 ईयर के टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, जो स्टॉक आपके पास है उसको आप सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल, जो बिल्स आपने रिसीव किए हुए हैं उनको आप विद इन 1 ईयर टाइम पीरियड में कैश कर सकते हैं। डेटर्स, वो लोग जिनको आपने सामान दिया है या कैश दिया है, उनसे आप 1 ईयर के टाइम पीरियड में वापस ले सकते हैं अपना अमाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे करके रखे हैं, वो भी करंट एसेट्स में ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज फिक्टिटियस एसेट्स, अवास्तविक संपत्तियां। इनको नॉमिनल एसेट्स भी कहा जाता है। इन एसेट्स की कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, बट टेक्निकल बेसिस पर ही इनको एसेट्स माना जाता है। इनको बैलेंस शीट के एसेट साइड में तब तक प्रेजेंट किया जाता है जब तक कि इनकी अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ नहीं कर दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम आपने स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग पे बहुत सारा अमाउंट एक साथ खर्च कर दिया, तो उस अमाउंट को उस पर्टिकुलर करंट ईयर में शो नहीं करके आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में 8 से 10 सालों में उनको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ किया जाता है। तो दिस इज फिक्टिटियस एसेट। नेक्स्ट एग्जांपल, बिजनेस में अगर कोई बड़ा लॉस हो गया है तो उस पूरे लॉस को करंट फाइनेंशियल ईयर में शो नहीं करके नेक्स्ट ईयर्स में शो करते रहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो फिक्टिटियस एसेट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स भी फिक्टिटियस एसेट्स का ही एग्जांपल है। शेयर्स को इश्यू करते टाइम जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको भी धीरे धीरे करके राइट ऑफ किया जाता है। कोई अंडर राइटिंग कमीशन है तो वो भी फिक्टिटियस एसेट्स की ही कैटेगरी में आएगा। फिक्टिटियस एसेट्स को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट ये एक्चुअली एसेट्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां। ऐसी एसेट्स जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, वी कैन नॉट सी, फील और टच देम फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ब्रांड्स एटसेट्रा। इनटेंजिबल एसेट्स वैल्यूएबल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।
ये एसेट्स प्रॉफिट अर्निंग में हेल्पफुल तो होती हैं, बट ओपन मार्केट में इनका कोई परचेज या सेल नहीं होता, लेकिन बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज वेस्टिंग एसेट्स, क्षयी संपत्तियां। दोज एसेट्स विच हैव लिमिटेड लाइफ, वो एसेट्स जिनकी वैल्यू उनको यूज करने पर या टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, उनको वेस्टिंग एसेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, ऑयल वेल्स, इनको जैसे जैसे यूज करते जाते हैं वैसे धीरे धीरे करके वैल्यू इनकी कम होती जाती है, खत्म होती जाती है। एक लिमिटेड लाइफ होती है वेस्टिंग एसेट्स की। ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर लिक्विड देन करंट एसेट्स। For example, you can convert liquid assets into cash in a very short period of time, like 1 month or 90 days. जो current assets हैं उनको 1 year के time period में cash में convert कर सकते हैं, but जो liquid assets हैं उनको 90 days में ही cash में convert किया जा सकता है। For example, cash in hand, cash at bank, ये तो already liquid form में ही होते हैं। Bills receivable भी liquid assets में आते हैं। स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो जो लिक्विड एसेट्स हैं वो तो सारी करंट एसेट्स होती हैं, बट जो करंट एसेट्स हैं वो लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड नहीं होती। ओके, लायबिलिटीज। नाउ व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को लार्ज स्केल पर ले जाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए दूसरों की अमाउंट को अपने बिजनेस में यूज करना और डिसाइडेड टाइम के बाद वो पैसा लौटा देना लायबिलिटी है। जो पैसा हमने दूसरे लोगों से लिया हुआ है वो हमें उन्हें लौटाना होता है, वापस करना होता है, चुकाना होता है, और वो हमारे लिए और हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट ऑड टू अदर्स। अब ये लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ से पैसा लिया जा सकता है, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट, बैंक लोन। बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो अमाउंट वापस करना पड़ेगा, तो दैट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स बैंक में जितना आपका डिपॉजिट है उस डिपॉजिट से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करना एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ओवरड्राफ्ट कहलाता है, और उस लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद वो पैसा हमें वापस देना होता है। क्रेडिटर्स, वो लोग जिनसे हमने पैसा उधार लिया है या सामान उधार लिया है, उनको हमें सामान का पैसा या जो पैसा लिया है वो वापस करना होता है, तो वो बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं, एक लायबिलिटी होती है, उनको पैसा हमें वापस करना है। डिबेंचर्स, कंपनी ने कोई डिबेंचर्स इशू किए हैं और लोगों से अमाउंट कलेक्ट किया है, वो अमाउंट एक टाइम पीरियड के अंदर या एक टाइम पीरियड के बाद वापस करना होता है, बिजनेस की लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चे जो आपने यूज कर लिए हैं लेकिन अभी पे करना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, शॉप का रेंट है, गोडाउन का रेंट है, शोरूम का रेंट है, पूरे 1 मंथ आपने उसको यूज कर लिया, लेकिन रेंट आपने 1 मंथ बाद पे किया, लेकिन पे तो करना है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ऐसे बहुत सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो लायबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं। Okay, so these are the examples of liabilities. Finally, liability is the amount which the firm owes to outsiders. वह राशि जो व्यवसाय को अन्य पक्षों को देनी होती है उसे दायित्व कहते हैं। अमाउंट जो आपको आउटसाइडर्स को पे करनी है, वो आउटसाइडर्स कौन कौन हो सकते हैं? क्रेडिटर्स, बैंक, इन्वेस्टर्स, डिबेंचर होल्डर्स, फाइनेंस कंपनीज, etc. So finally, liabilities means amount owed to others. Okay, now these are the types or classification of liabilities. First is fixed liabilities. दीर्घकालीन दायित्व। ऐसी लाइबिलिटीज को 1 साल के बाद पे करना होता है। ये क्योंकि फिक्स लाइबिलिटीज होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है जिनका टाइम ड्यूरेशन होता है मोर देन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, एटसेट्रा। वो लाइबिलिटीज जो आपको 1 साल के बाद पे करनी हो फिक्स लाइबिलिटीज कहलाती है। नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट आपको नियर फ्यूचर में करना हो, 1 साल के अंदर अंदर करना हो, वो करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ओवरड्राफ्ट। एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए आपने डिपॉजिट से ज़्यादा विड्रॉ किया है तो वो आपको विद इन 1 ईयर पे करना होगा। क्रेडिटर्स, सामान उधार खरीदा है लोगों से तो वो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना रहेगा। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स जो 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करने हैं।
outstanding expenses, these all are the examples of current liabilities. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो फिक्स लाइबिलिटीज होती है वो भी अपने पेमेंट ईयर में करंट लाइबिलिटीज हो जाती है. जैसे मान लीजिए कोई 5 साल का लोन है तो वो 4 साल तक तो फिक्स लाइबिलिटीज में आएगा, लेकिन जब वो जिस ईयर में पे करना है उस करंट ईयर में वो करंट लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आ जाता है. नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज. आकस्मिक दायित्व, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये वो लाइबिलिटीज हैं जो एक्चुअल में लाइबिलिटीज नहीं थे, लेकिन सडनली कुछ हुआ, कुछ अनसर्टेनिटी हुई और वो एकदम से लाइबिलिटी आ जाती है बिजनेस के ऊपर. द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज आर केस पेंडिंग इन द कोर्ट फॉर लाइबिलिटी, गारंटी अंडरटेकन फॉर अ लोन, आपने किसी लोन के लिए गारंटी ली है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एटसेट्रा. ये जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज होती है इनको दूसरे आइटम्स की तरह लाइबिलिटीज में ऐड नहीं किया जाता बैलेंस शीट में, इनको अलग से नोट के रूप में दिखाया जाता है, नोट डाला जाता है बैलेंस शीट के नीचे, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज आर, एंड फिर उनको वहां पर बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है. कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस ऑन द टर्म कैपिटल. वो अमाउंट या एसेट्स जो कोई ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहा जाता है. कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकती है या एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा के फॉर्म में भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, business started with cash 50,000 and building rupees 60,000, furniture rupees 30,000, machinery rupees 80,000, etc. So these all are the capital. Now one important point to remember is that the term capital is used in case of sole proprietorship. अगर कोई अकेला व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसमें अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, कंपनी और कॉर्पोरेशन, इट इज कॉल्ड इक्विटी. अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है या कोई कॉर्पोरेशन है, उसमें जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसको इक्विटी कहा जाता है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड इक्विटी. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप इज कॉल्ड कैपिटल एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेशन और कंपनी इज कॉल्ड इक्विटी. कैपिटल को नेट वर्थ भी कहा जाता है. So finally, capital is the amount invested by the proprietor in a business. व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय में जो राशि नकदी के रूप में, माल के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में लगाई जाती है वह उस व्यवसाय की पूंजी कहलाती है. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल. Assets and liabilities we have already discussed in our just previous videos. You will find the link in description. One more point is to remember that capital is the liability of the business according to the separate entity concept. Owner and business both are separate. इस concept को हम coming video में discuss करेंगे. But अगर owner ने business को कुछ दिया है तो वो business की liability हो जाती है. कैपिटल मीन्स इंटरनल लाइबिलिटी. इसको हम फाइनल अकाउंट में लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं. नाउ हियर आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल. फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी. कैपिटल का वो पार्ट जो बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टेड हो इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा. नेक्स्ट, फ्लोटिंग कैपिटल, अस्थायी पूंजी. द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज invested in current assets or floating assets is called floating capital. For example, stock, debtors, prepaid expenses, etc. And the next is working capital, कार्यशील पूंजी. The part of the capital which is available for the routine work expenses is called working capital. Working capital is calculated by the formula current assets minus current liabilities. So here are the types of capital. Now we will discuss on our second term, that is drawings. Cash and goods withdrawn by the proprietor for his personal or domestic use are called as drawings. व्यवसाय के स्वामी द्वारा अपने निजी एवं घरेलू उपयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई नकद राशि एवं माल को आहरण कहते हैं. जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या एसेट्स या कोई और चीज विड्रॉ करता है
तो वो जो अमाउंट होती है या उस एसेट्स की जो अमाउंट होती है, उस गुड्स की जो अमाउंट होती है, वो ड्रॉइंग्स कहलाती है। ड्रॉइंग्स इज द फॉल इन द कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट रिड्यूस होता है ड्रॉइंग्स की वजह से। ड्रॉइंग्स क्योंकि फॉलिंग कैपिटल है तो इसको फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में कैपिटल में से लेस करके शो किया जाता है। सो हियर इज द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। आई एम रिवाइजिंग इट एज कैपिटल वर्सेस ड्रॉइंग्स। Capital is the amount invested in the business. Drawings is the withdrawal by the owner. Capital is shown in liabilities side of balance sheet. Drawings is deducted from the capital or equity of the business. Capital is a personal account, while recording of drawings account is not to be considered as a business transaction. Rather than it is considered as a personal transaction of the owner of the business according to the business entity concept. Goods यानी माल। So what is mean by goods? कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन जिन वस्तुओं या प्रोडक्ट्स का व्यापार करता है, बिजनेस करता है, उन्हें माल या गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर की शॉप पर फर्नीचर गुड्स है, स्टेशनरी की शॉप पर बुक्स, नोटबुक्स एंड स्टेशनरी का सामान गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, ये सब गुड्स या माल है। अगर स्टेशनरी की शॉप पर बुक्स को अरेंज करने के लिए फर्नीचर खरीदा जाता है तो इसे गुड्स नहीं कहेंगे, ये उस स्टेशनरी शॉप या उस बिजनेस की एसेट्स में इंक्लूड होगा और फर्नीचर अकाउंट सेपरेट ओपन करेंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील इन, the item that are purchased for the purpose of resale not for use in the business are called goods. वो आइटम जिसमें बिजनेस अपनी डीलिंग करता है, मीन्स परचेज और सेल करता है, और जिन आइटम्स को रीसेल के लिए खरीदा जाता है, बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं खरीदा जाता, आर कॉल्ड गुड्स। मीन्स आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड और बॉट फॉर रीसेल विद प्रॉफिट मोटिव आर कॉल्ड गुड्स। माल से अभिप्राय उन सभी वस्तुओं से है जिन्हें व्यापारी लाभ पर पुनः विक्रय करने के लिए खरीदता है। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स आर, these are purchased for resale, all goods are always tangible, services का फॉर्म intangible होता है, वो दिखाई नहीं देती है, but goods are always tangible, we can see, feel and touch the goods. Okay, these are the forms of goods. ये सब गुड्स के फॉर्म्स होते हैं। कभी भी माल को खरीदने या बेचने के लिए एंट्री करते समय गुड्स अकाउंट ओपन नहीं होता। गुड्स अकाउंट को कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाता है। जब माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, जब माल बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, जब बेचा हुआ माल कस्टमर को पसंद नहीं आने पर या किसी और कारण से रिटर्न हो जाता है तब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, और जब बिजनेसमैन किसी माल को पसंद न आने पर या किसी और रीजन से वापस करता है तो उसको परचेज रिटर्न अकाउंट बोलते हैं और उसको क्रेडिट किया जाता है। और जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी 31 मार्च को जो माल बिना बिका रह जाता है, मीन्स जो गुड्स अनसोल्ड होते हैं, वो स्टॉक यानी रहतिया कहलाते हैं। मीन्स गुड्स अकाउंट कभी भी नहीं लिखा जाता। गुड्स जिस फॉर्म में है या जिस रूप में है उसी को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। एंड दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ गुड्स। अब इन सब का डिटेल देख लेते हैं। First of all, purchase. To buy a product for the purpose of resale is called purchase. जो माल बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसे क्रय कहते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में परचेज वर्ड केवल माल या गुड्स को खरीदने के लिए यूज होता है, एसेट्स को खरीदने के लिए नहीं। जब एसेट्स खरीदी जाती है तो पर्टिकुलर उस एसेट के नाम से अकाउंट ओपन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में यूज करने के लिए कोई मशीनरी परचेज की है तो परचेज अकाउंट को डेबिट ना करके मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ओके, अकाउंटिंग टर्म में परचेज का मतलब ही होता है गुड्स खरीदना। जब भी किसी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हो परचेज अकाउंट DR, दैट मीन्स वहां पर गुड्स खरीदी गई है। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ परचेज। जब भी माल कैश में खरीदा जाता है, मीन्स माल खरीदा और कैश में पेमेंट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड कैश परचेज। एंड जब माल उधार खरीदा जाता है, क्रेडिट पे खरीदा जाता है, मतलब खरीद लिया और पेमेंट बाद में करना है, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। परचेज शब्द में माल का उधार क्रय और नकद क्रय दोनों शामिल होते हैं। सो परचेज मीन्स कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। When the purchased goods are returned due to any reason to the seller, it is called purchase return or return outward. जब क्रय किया हुआ माल
किसी कारण से वापस कर दिया जाता है तो वह क्रय वापसी कहलाता है। और वो रीजंस कौन से हो सकते हैं? रीजंस में भी डिफेक्टिव गुड्स, कोई गुड्स आपने परचेज की और वो डिफेक्टिव निकल गई तो उसको हम रिटर्न कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर और सैंपल, जो सैंपल आपको दिखाया गया था या जो ऑर्डर आपने किया उसके अकॉर्डिंग आपका सामान नहीं आया है। एक्सेस गुड्स, जितना सामान आपने मंगवाया था उससे ज़्यादा सामान आ गया है तो वो सामान हम लौटा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट किया जाता है बिकॉज द रूल इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब आपके पास से सामान वापस गया, आपने उसको क्रेडिट कर दिया। एंड रिटर्न आउटवर्ड, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार एग्जाम में रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ होता है। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स आपके पास जो सामान आया था वो आउट हो गया, आपने उसको वापस कर दिया, दैट मीन्स इट इज परचेज रिटर्न। आपने खरीदा था तो वापस किया, सो इट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। ओके, नेक्स्ट इज सेल्स, विक्रय। सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स, द एक्ट ऑफ सेलिंग समथिंग लाइक गुड्स, सर्विसेज और प्रॉपर्टी फॉर मनी इज कॉल्ड सेल्स। माल, सेवा या संपत्ति को लाभ के लिए बेचना विक्रय कहलाता है। सेल्स में एसेट्स की सेल्स इंक्लूड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुक सेलर बुक सेल करता है तो वो सेल्स में इंक्लूड होता है, बट अगर वही बुक सेलर ओल्ड फर्नीचर सेल करे या कोई ओल्ड टाइपराइटर सेल करे तो वो एसेट्स की सेल में इंक्लूड होता है, इसको बिजनेस की सेल्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो सेल्स मीन्स जो सामान आपने परचेज किया था सेलिंग पर्पज से, उस सामान को बेचना सेल्स कहलाता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स, सेम एज इट इज परचेज। जब कैश में कोई गुड्स को सेल किया जाता है, मतलब गुड्स सेल की और कैश पेमेंट मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड कैश सेल्स। एंड जब क्रेडिट में सेल किया जाता है, मतलब गुड्स आपने सेल कर दी और पेमेंट आपको बाद में मिलेगा, सो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। सेल्स शब्द में माल का उधार विक्रय और नकद विक्रय दोनों को शामिल किया जाता है। सो सेल्स मीन्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। द गुड्स सेंट back by the buyers to the seller usually for any reason is called sales return or return inward। जब विक्रय किया हुआ माल किसी कारण से वापस लेना पड़ जाता है तो उसे विक्रय वापसी कहते हैं। रीजंस में भी डिफेक्टिव गुड्स, कोई डिफेक्टिव गुड्स आपके पास से चले गए कस्टमर के पास, कस्टमर ने आपको वापस कर दिया है तो दैट इज सेल्स रिटर्न। एक्सेस क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी कस्टमर ने आपसे मंगवाई थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी आपने भेज दी है। गुड्स शिफ्ट टू लेट, जब कस्टमर्स को सामान लेट पहुंचता है तो वो उसको वापस कर देते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन एट्सेट्रा। कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग सामान नहीं पहुंचा तो वो उसको रिटर्न कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जो सामान आपने बेचा वो किसी रीजन से आपको रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न। एंड इट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स आपके पास वापस आया, इन हुआ। ओके, इसीलिए सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके पास सामान वापस आया, रिटर्न इनवर्ड, आपने बेचा था तो वापस आया। ओके, सो दैट इज सेल्स रिटर्न। स्टॉक यानी रहतिया। व्हाट इज स्टॉक? बिजनेस की टोटल परचेज में से टोटल सेल्स के बाद एक फाइनेंशियल ईयर की ड्यूरेशन, फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उस ड्यूरेशन में जितना माल अनसोल्ड यानी बिना बिका रह जाता है वो स्टॉक कहलाता है। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ स्टॉक। स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। व्यवसाय के पास किसी निश्चित समय पर उपलब्ध माल की मात्रा को स्टॉक, स्कंध या रहतिया कहते हैं। बिजनेस है तो उसमें प्रोडक्ट होंगे जिनको सेल करना रहेगा। इन प्रोडक्ट्स को अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स या माल कहा जाता है। ये जो माल है वो या तो बिजनेसमैन परचेज करता है और रीसेल करता है या मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है, बट पर्पस होता है सेल करना एंड प्रॉफिट अर्न करना। ओके, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि एक फाइनेंशियल ईयर की ड्यूरेशन में पूरा माल सेल हो ही जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए का माल खरीदा गया और 31 मार्च तक 80,000 रुपए का माल सेल हुआ, तो 20,000 रुपए का जो गुड्स है वो 31 मार्च को उस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। हमने यहाँ ईयर मेंशन नहीं किया है, ईयर जो भी रनिंग है उसी से हम समझ सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टॉक। फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। Closing stock means unsold goods
एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी 31 मार्च तक जितना सामान, जितने प्रोडक्ट्स, जितने गुड्स अनसोल्ड रह जाते हैं, मतलब बिना बिके रह जाते हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाते हैं। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट कमिंग ईयर। पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ओके, इन शॉर्ट लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक पिछले फाइनेंशियल ईयर का यानी 31 मार्च 2019 का अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो वो 1 अप्रैल 2019 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक एज इट इज उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ओके, नाउ दीज आर द अदर टाइप्स ऑफ स्टॉक। फर्स्ट इज लाइव स्टॉक, जीवित स्टॉक। किसी बिजनेस में कोई एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, बुल्स, काउज, बफेलोज एटसेट्रा एसेट्स की तरह यूज होते हैं तो उन्हें हम लाइव स्टॉक कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज डेड स्टॉक। जिन एसेट्स को कंटिन्यूसली बिजनेस रन करने के लिए यूज किया जाता है जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा आर कॉल्ड डेड स्टॉक। नाउ दीज आर फॉर्म्स ऑफ स्टॉक। फर्स्ट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी रॉ मटेरियल खरीदा गया है तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में जितना रॉ मटेरियल अनयूज्ड है यानी वो उसी फॉर्म में है वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में काउंट होता है। नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस। वो गुड्स या वो स्टॉक जो प्रोसेस में है, मतलब ना तो वो रॉ मटेरियल की कैटेगरी में आ रहा है ना ही वो फिनिश्ड गुड्स की कैटेगरी में आ रहा है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वो प्रोसेस में जो माल चला गया है एट द एंड ऑफ द ईयर वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। नेक्स्ट इज फिनिश्ड गुड्स। वो सामान जो बन के तैयार हो गया है, मीन्स जो वर्क इन प्रोग्रेस में था, प्रोसेस में था, वो बन के रेडी हो गया है, वो सेल करने लायक हो गया है लेकिन अभी तक सेल हुआ नहीं है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अभी तक वो अनसोल्ड है, दैट इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स। ओके, सो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक द सेपरेट लिस्ट ऑफ ऑल गुड्स, जो आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, जो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है एंड जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, इन तीनों की अलग अलग लिस्ट बनाई जाती है। एंड देन मेकिंग द लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ स्टॉक एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ दीज लिस्ट विथ मार्केट वैल्यू इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इन तीनों की जो सेपरेट लिस्ट बनाई है, तीनों की लिस्ट को मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया जाता है और ये कंपैरिजन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होता है। इन दोनों में से जो वैल्यू कम होती है उसको एज ए क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स। क्लोजिंग स्टॉक की लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सो फर्स्ट इज गुड्स विच आर गिवन टू कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। वो गुड्स जो कस्टमर को रिटर्न के बेसिस पे दी गई है। एंड गुड्स विच गिवन टू एजेंट्स फॉर सेलिंग पर्पस बट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एजेंट्स को कुछ गुड्स दी गई है सेलिंग पर्पस से, बट वो फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अनसोल्ड है, अभी तक बिकी नहीं है, वो एजेंट के पास ही रखी हुई है, तो उसको भी क्लोजिंग स्टॉक की लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट इंक्लूड। वो गुड्स जो क्लोजिंग स्टॉक की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। फर्स्ट, गुड्स सोल्ड बट नॉट येट डिलीवर्ड टू द परचेजर। गुड्स हमने सेल कर दी है बट अभी तक परचेजर को वो डिलीवर नहीं की है। एंड द सेकेंड, गुड्स परचेज्ड बट नॉट येट रिकॉर्डेड इनटू द परचेज बुक। गुड्स हमने परचेज तो कर ली है बट अभी तक हमने उसको हमारी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये दो तरह की गुड्स हम क्लोजिंग स्टॉक के लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दो तरह की प्राइस आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पर। फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस मीन्स लागत मूल्य एंड सेकेंड इज मार्केट प्राइस मीन्स बाजार मूल्य। एंड विच एवर इज लेस, इन दोनों प्राइस में से जो प्राइस कम हो, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो प्राइस कम होगी यानी लागत मूल्य और बाजार मूल्य, दोनों में से जो मूल्य कम होता है उस पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएट किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज डेटर्स, देनदार. A debtor is a person or entity to whom business has sold goods and services on credit and amount has not been received yet. It is also known as account receivable. जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा गया है, जिन व्यक्तियों या फर्मों से व्यवसाय को कुछ रुपया लेना है, उन्हें व्यवसाय के देनदार कहते हैं.
डेटर्स मीन्स दीज आर एसेट्स, इनको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है, एंड दीज आर करंट एसेट्स, बहुत कम समय में इनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा उधार दिया है या हमने उनको माल उधार बेचा है। ओके, दीज आर डेटर्स, देनदार। द नेक्स्ट टर्म इज क्रेडिटर्स, लेनदार। क्रेडिटर इज अ पर्सन और एंटाइटी from which business or company purchase goods or services on credit. It is also known as account payable. Creditors are just opposite of debtors. जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदा गया है, जिन व्यक्तियों या फर्मों को व्यवसाय को कुछ रुपया देना है, उन्हें व्यवसाय के लेनदार कहते हैं। मतलब लेनदार वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने उधार पैसा लिया है या जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। ओके, क्रेडिटर्स आर द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में शो करते हैं, एंड दीज आर करंट लाइबिलिटीज जिनको बहुत कम टाइम में पे करना होता है। सो दीज आर क्रेडिटर्स, लेनदार। द नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट, कटौती। व्हेन कंपनी और सेलर गिव्स कंसेशन टू देयर कस्टमर्स इज कॉल्ड डिस्काउंट। भुगतान में किसी भी प्रकार की छूट जो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए या माल का विक्रय बढ़ाने के लिए दी जाती है, उसे कटौती कहते हैं। डिस्काउंट मीन्स दो चीज़ों के लिए दिया जाएगा, या तो तुरंत कैश का पेमेंट मिल जाए या गुड्स का सेल ज़्यादा होने लगे, उसके लिए डिस्काउंट दिया जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स व्यापारिक कटौती एंड कैश डिस्काउंट मीन्स नकद कटौती। Trade discount is the discount granted by the seller to all the buyers to promote sales. व्यापारिक कटौती वो कटौती होती है जो एक सेलर अपने बायर्स को प्रोवाइड करवाता है अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। This discount is not recorded in the books of accounts. इस तरह के डिस्काउंट को यानी ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। Okay, and the next is cash discount. It is the deduction by creditor to a debtor to promote cash payments. Cash payments को promote करने के लिए एक creditor अपने debtors को cash discount देता है। It is given to only those customers who pay before due date in cash. Cash discount only उन customers को दिया जाता है जो due date से पहले cash का payment कर देते हैं। So this is the difference between trade discount and cash discount. Trade discount is not recorded in the books of account, but cash discount is recorded in the books of account. Okay. The next term is voucher, pramanak, a written document through which financial transactions are recorded in the books. When goods are from a supplier, he gives a cash memo. The cash memo is a voucher for the payment. व्यावसायिक लेनदेनों को प्रमाणित करने वाले प्रलेख प्रमाणक कहलाते हैं, जैसे कैश मेमो, वेतन बिल, क्रय दस्तावेज आदि। मीन्स किसी भी ट्रांजैक्शन का जो प्रूफ होता है कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड वाउचर। द नेक्स्ट टर्म इज ट्रांजैक्शन, व्यवहार। एनी डीलिंग बिटवीन टू पीपल इन अ बिजनेस इज अ ट्रांजैक्शन, लाइक परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बाय वन पार्टी टू अनदर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश। व्यवसाय में माल के क्रय विक्रय व अन्य मदों के आदान प्रदान को व्यवहार कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट इज कैश ट्रांजैक्शन, नकद व्यवहार, व्हेन कैश इज पेड और रिसीव्ड। जब कैश भुगतान किया जाता है या मिलता है तो वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है। एंड द सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार का व्यवहार, व्हेन पेमेंट और रिसिप्ट्स ऑफ कैश इज ऑन होल्ड फॉर फ्यूचर डेट। जब कैश का पेमेंट या उसका रिसिप्ट फ्यूचर के लिए होल्ड हो तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जब माल का क्रय या विक्रय उधार में किया जाता है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। सो दिस इज ट्रांजैक्शन, व्यवहार। नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंडिचर, खर्च। एनी पेमेंट मेड बाय द बिजनेस टू गेट द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर। पेमेंट मेड टू गेट प्रॉफिट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। माल अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यवसाय द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है उसे खर्च कहते हैं, या लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान
खर्च कहलाता है। बिजनेस में अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो बहुत सारे भुगतान करने होते हैं, यही भुगतान खर्च कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्च। द पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो पेमेंट किया जाता है उसको पूंजीगत खर्च बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई एक्सपेंस किया है। परचेज ऑफ मशीनरी, कोई मशीन खरीदी है, ये सारे पूंजीगत खर्च कहलाते हैं और ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत खर्च। अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ कॉस्ट that will be an expense in the accounting period when the expenditure takes place. अकाउंटिंग पीरियड के अंदर होने वाले एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस, रेंट, सैलरीज एटसेट्रा। किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर होने वाले एक्सपेंसेस, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो पेमेंट किए जाते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू, आगम। Revenues are the amount that a business earns from selling goods or providing services to its customers. For example, profit from sale of goods and services, receipt of interest and dividend, rent received, discount, etc. व्यावसायिक लेनदेनों के फलस्वरूप जिन मदों से स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है उन्हें आगम कहते हैं। रेवेन्यू मीन्स बिजनेस में जो भी अर्निंग्स होती है, जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल की है उनसे जो प्रॉफिट होता है, कोई इंटरेस्ट आपको मिला है, कोई डिविडेंड आपको मिला है, आपको कोई रेंट रिसीव हुई है, कोई डिस्काउंट मिला है, तो वो सब रेवेन्यू की कैटेगरी में आते हैं। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज इनकम, आय। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम। आय वह राशि है जो एक व्यवसाय माल बेचने या अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने से कमाता है। मीन्स बिजनेस में गुड्स को या सर्विसेज को बेचने से जो इनकम होती है उसको आय बोलते हैं। लेकिन ये आय रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को हटाने के बाद बचती है। रेवेन्यू में अदर इनकम भी इंक्लूडेड होती है, उसमें से एक्सपेंस को हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज कॉल्ड इनकम, दैट इज कॉल्ड आय। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू में गुड्स और सर्विसेज को बेचने से जो इनकम होती है वो तो इंक्लूड होती ही है, साथ में दूसरी इनकम्स भी इंक्लूड होती है, बट इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंसेस, व्यय। Expense is the cost of the use of things or services for the purpose of generating revenue. Revenue को generate करने के लिए जिन things और services को use किया जाता है उनकी cost expense कहलाती है। The expense that the company makes to produce and selling goods is called expense. वो payment जो company goods को बनाने में और बेचने में खर्च करती है वो expense कहलाता है। Like rent, advertisement, सैलरी, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। मीन्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितना भी पेमेंट किया है, जितनी भी कॉस्ट आई है गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। नेक्स्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। सो लॉस ऑफ द वैल्यू in an asset over time is called depreciation. समय के साथ संपत्ति के मूल्य में कमी होना मूल्यह्रास कहलाता है। Different methods of depreciation are fixed installment method, स्थायी किश्त पद्धति, diminishing balance method, क्रमागत ह्रास पद्धति, annuity method, वार्षिक वृत्ति पद्धति, revaluation method, पुनर्मूल्यांकन पद्धति, and depreciation fund method, ह्रास कोष पद्धति। These all are the methods of depreciation. Every business can use any method of depreciation. The next term is insolvent, दिवालिया। A person or organization who is not in a condition to pay the loans and borrowings and court declare him bankrupt is called insolvent. एक ऐसा व्यक्ति या संस्था जो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने ऋणों को
पे कर सके, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपने बोरोइंग्स को पे कर सके और कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया हो, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इन दिस कंडीशन लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर मोर देन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इंसॉल्वेंसी की इस कंडीशन में बिजनेस की जो लाइबिलिटीज होती है वो बिजनेस की एसेट्स से ज़्यादा होती है, और उन लाइबिलिटीज को वो व्यक्ति या संस्था पे करने में अनेबल है। मीन्स जो व्यक्ति अपने उधार को भुगतान करने में असमर्थ हो उसे दिवालिया कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज बैड डेट्स, डूबत ऋण। बैड डेट मीन्स द अमाउंट विच पॉसिबली will not be recovered from debtor because of their disability to pay. डूबत ऋण वह राशि जिसका भुगतान करने में व्यवसाय के देनदार असमर्थ होते हैं, दिवालिया हो जाते हैं और व्यवसाय को प्राप्त नहीं होती है, डूबत ऋण कहलाती। बिजनेस में बहुत सारे डेटर्स होते हैं जिनसे बिजनेस को पैसा लेना रहता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि वो डेटर वो अमाउंट पे करने में अनेबल है, वो पे नहीं कर सकते, जितना अमाउंट वो डेटर से लेना था और उसमें से जितना अमाउंट हमें नहीं मिल पाता है, दैट इज डूबत ऋण, बैड डेट्स। ऐसे ऋण जो डूब गए हैं और अब हमें वापस नहीं मिलेंगे, उनको बैड डेट्स बोलते हैं, डूबत ऋण बोलते हैं। ये व्यवसाय का एक लॉस होता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। नेक्स्ट इज बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबत ऋण वापसी। It is just opposite of bad debts. Bad debts recovered is the amount which was considered as a bad debt and recorded as a loss in books of accounts. Recovers and payment receives is called recovery of bad debts. डूबत ऋण वापसी वह राशि जिसे डूबत ऋण मान लिया गया था। हमने ऐसा सोच लिया था कि ये तो बैड डेट है, अभी अमाउंट हमको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है, डेटर के पास अमाउंट आ जाता है और देनदार द्वारा वह राशि चुका दी जाती है, उसे डूबत ऋण वापसी कहते हैं। मीन्स ऐसा अमाउंट जिसको बैड डेट्स कंसिडर कर लिया था, उसको रिकॉर्ड कर लिया था एज अ लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन वो अमाउंट हमको वापस मिल जाता है, तो उसको बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं और उसकी फिर से एंट्री की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो दैट वाज बैड डेट्स रिकवर्ड। The next and last term is balance sheet, स्थिति विवरण। Balance sheet is a financial statement which shows the financial condition, means assets, liabilities and capital of the business. स्थिति विवरण एक वित्तीय विवरण होता है जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति अर्थात संपत्तियों, दायित्वों एवं पूंजी को दर्शाता है। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स है बिजनेस की वो सारी एसेट्स लिखी जाती है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस की वो सारी लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं एंड कैपिटल लिखी जाती है। लाइबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में डेबिट साइड में लिखा जाता है, एसेट्स को बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है बैलेंस शीट की कि इसका टोटल इक्वल होता है। इसके टोटल का बैलेंस नहीं निकलता, इसका दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है। मीन्स जितनी लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस की उतनी ही एसेट्स होती हैं, या जितनी एसेट्स हैं उतनी ही लाइबिलिटीज़ होती हैं। कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फाइनल रिजल्ट है वो या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। अगर वो नेट प्रॉफिट है तो वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल में ऐड हो जाता है, और अगर नेट लॉस है तो वो कैपिटल में से लेस हो जाता है। ड्राइंग्स जो होती है बिजनेस की वो कैपिटल में से लेस की जाती है। तो ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स बैलेंस शीट में किए जाते हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्चुअल इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, ये एडजस्टमेंट्स भी बैलेंस शीट में किए जाते हैं। एंड बैलेंस शीट इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, तो बैलेंस शीट बिजनेस में 31 मार्च को बनाई जाती है, जिससे बिजनेस की एक्चुअल कंडीशन का पता चल जाता है। सो दिस इज बैलेंस शीट। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, and if you want any other video on any other topic of commerce, you can write in the comment box below. Thank you. So keep watching and learning. Stay connected. See you all in our next video. Thank you.